हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। बहुत सारी चीज़ें हमने जो है बीएचयू जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे 2008 से लेकर 2020 तक के जो सिलेबस मैंने आपको प्रोवाइड किया था, उस हिसाब से मैंने बहुत सारी चीज़ों के आंसर और एक्सप्लेनेशन दे दिया है। बहुत कम ही पार्ट्स अब बचे हैं, जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी और एक ही दो चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा आपकी बची हैं। बाकी सारे आपके फंजाई, ब्रायो, टेडो, जिम्नो, एनजीओ, एम्ब्रियोलॉजी, एनाटमी, इकोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, बहुत सारी चीज़ें जो है हम ने फिनिश कर दिया है। और जल्द ही हम सारे जो है पार्ट जो है बीएचयू में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे यूनिट से हम जल्दी सारा कुछ ख़त्म कर लेंगे। आज स्टार्ट करते हैं हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से और देखते हैं हम इस पार्ट फर्स्ट में हम 10 क्वेश्चन कवर करेंगे डिटेल में। तो चलते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, अ क्रोमोसोम रीजन कॉमनली नोन टू कंटेन मोस्ट ऑफ द आरआरएनए सीक्वेंसेस। कह रहा है क्रोमोसोम का वो कौन सा रीजन है जहां पे आरआरएनए के बहुत सारे जो है आरआरएनए के सीक्वेंसेस, एक्चुअली केवल बहुत सारे नहीं, पाए जाते हैं। सेंट्रोमियर रीजन में आरआरएनए के सीक्वेंसेस पाए जाते हैं, मतलब आरआरएनए के सीक्वेंसेस वो जो राइबोसोमल आरएनए का नाम से ट्रांसक्रिप्शन होता है, या एनओआर, टेलोमियर और काइनेटोकोर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका एनओआर। तो जीन्स फॉर P45S आरआरएनए, देखिए ये जो होता है जो आरआरएनए के सीक्वेंसेस होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि जो 18S आरआरएनए है, 5.8S आरआरएनए और 28S आरआरएनए है, ये एक ही जगह पे होते हैं, ठीक है, ग्रुप्ड रहते हैं, क्लस्टर में रहते हैं। और ये जो है डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे रहते हैं, इन रीजन पे जहाँ पे ये क्लस्टरिंग रहती है आरआरएनए सीक्वेंसेस का। ये रीजन आपका न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर्स सेंटर्स कहलाते हैं, या शॉर्ट में इसे हम एनओआर बोलते हैं। ये लोकेटेड रहते हैं हेट्रोक्रोमैटिक रीजन में। और जहाँ पे आप देखेंगे क्रोमोसोम का रीजन, जिसे आप न्यूक्लियस जो आप बोलते हैं, वो जो न्यूक्लियस बनता है इसी जो एनओआर है, मतलब ये जो क्रोमोसोम पे जहाँ पे एनओआर सेगमेंट्स रहते हैं, ये एनओआर सेगमेंट्स जो है मतलब वहाँ पे जहाँ पे आरआरएनए के सीक्वेंसेस क्लस्टर्ड रहते हैं, वही रीजन होता है, यही न्यूक्लियोलस फॉर्म करते हैं। तो देखेंगे अगर आप ह्यूमन क्रोमोसोम की हम बात करें तो ये देखिए ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 21 एंड 22 पे ये आपके एनओआर रीजन होंगे। अब जैसे ये मान लीजिए न्यूक्लियस है आपका, तो वहां पे ये ऐसा ऐसा आपको जो ग्रेनुलर स्पॉट मिलता है वो न्यूक्लियोलस होता है, ठीक। और न्यूक्लियोलस जो है इन्हीं एनओआर की वजह से बनते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियोलस का भी आप देखेंगे 3 पार्ट होता है। पहला तो फिब्रिलर सेंटर होता है, फिर डेंस फिब्रिलर कंपोनेंट होता है, फिर ग्रेनुलर कंपोनेंट होता है। ये 3 पार्ट इसके हो गए। तो पहली बात तो जो आपका क्रोमोसोम हो गया, उन्हीं के कुछ सीक्वेंसेस जहाँ पे ये आपके आरआरएनए के जो डीएनए होता है जिससे आरआरएनए बनता है वो क्लस्टर्ड रहते हैं, उन्हीं रीजन को हम एनओआर बोलते हैं और वही आपका न्यूक्लियोलस बनाता है। अब ये न्यूक्लियोलस में होता क्या, देखिए 45S आरआरएनए जो होता है, इसी से आपको 28S आरआरएनए, 5.8S आरआरएनए और 18S आरआरएनए बनता है। और एक चीज और रहता है जो आपका राइबोसोम में 5S आरआरएनए, ये जो आपका डीएनए होता है या क्रोमोसोम कह लीजिए, कहीं और रीजन से होता है, ये इस क्लस्टर में मौजूद नहीं होता। तो ये जो लार्ज सब यूनिट के मेंबर हो गए और ये स्मॉल सब यूनिट में रहता है आपका 5S आरआरएनए, ये सारे मिलकर राइबोसोम बनाते हैं, ठीक। तो यही है एनओआर का फंक्शन ही यही है। तो एनओआर इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे आप देखिए क्लस्टर्ड रहते हैं 18S, 5.8S, 28S के बीच में थोड़ा सा स्पेशल रीजन पाए जाते हैं जो नॉन कोडिंग होते हैं। इसको ITS1 बोलते हैं, इसको ITS2 बोलते हैं, दोनों को मिला के हम ITS बोलते हैं, ठीक। और इन्हीं के ट्रांसक्रिप्शन की वजह से ITS1 और ITS2 रिमूव कर दिया जाता है। तो एक आपको 18S मिलता है, 5.8S मिलता है और 26S मिलता है। यही आपके एनओआर रीजन्स होते हैं, ठीक है। तो कोई आपसे पूछे अगर आरआरएनए के सीक्वेंसेस कहाँ पे रहते हैं, किस रीजन पे, आप क्या बोलेंगे, एनओआर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम। द क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एज सीन ऑफ प्रोमेटाफेज इज नोन एज। कह रहा है जो क्रोमोसोम का कॉम्प्लीमेंट हम देखते हैं किसी ऑर्गेनिज्म का प्रोमेटाफेज में, उसको क्या बोलते हैं, कैरियोग्राम, कैरियोटाइप, हिस्टोग्राम और इडियोग्राम। तो देखिए यहाँ पे
अब मान लीजिए कैरियोग्राम और कैरियोटाइप की बात कर लेते हैं। तो अगर डिफरेंसेस हम देखेंगे कैरियोटाइप और कैरियोग्राम में, तो वो क्या है? ये है कि कैरियोटाइप जो होता है वो नंबर, साइज, शेप जो होता है क्रोमोसोम का वो कहलाता है, और जो कैरियोग्राम होता है वो विजुअल प्रोफाइल होता है स्टेन्ड क्रोमोसोम का, और ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होता है। तो कैरियोटाइप क्या है? जब कैरियोटाइप जैसे आपको क्रोमोसोम दिखते हैं, तो क्रोमोसोम का आपका नंबर दिखेगा, सबके साइज दिखेंगे, शेप दिखेंगे, उनका कोई जनरली ऑर्डर नहीं होता है। पर उसी को हम अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में सेट कर दें, जो विजुलाइज करके बड़े से छोटा, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये देखिए, जैसे ये क्रोमोसोम हो गया अलग अलग, ये हो गया उसका कैरियोटाइप, ठीक। और ऐसे ही कैरियोटाइप मान लीजिए हो गया, इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए बड़े से छोटा जैसे आप सेट कर लीजिए, तो ये जैसे आपको दिख रहा है, तो कैरियोटाइप इसी को बोलेंगे। अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में स्टेन करके ऐसे सेट कर दें, तो वो क्या होगा? आपका कैरियोग्राम होता है। तो कैरियोटाइप को डिपिक्ट करने का तरीका कैरियोग्राम है। वही अगर हिस्टोग्राम की बात करें, तो हिस्टोग्राम अलग चीज है आपका, ठीक। हिस्टोग्राम ये देखिए, फर्दर पहली बात तो कैरियोटाइप और उसमें देख लेते हैं, और यहाँ पे डिफरेंसेस लिखे। फर्दर मोर, कैरियोटाइप डिस्क्राइब द characteristics of the chromosome while a karyogram helps to visualize those characteristics। तो कैरियोग्राम और कैरियोटाइप लगभग एक ही चीज है, ठीक। लेकिन कैरियोटाइप को हम किससे डिपिक्ट करते हैं? कैरियोग्राम से, ठीक। तो अब आगे आते हैं हम, द की डिफरेंस बिटवीन कैरियोटाइप एंड इडियोग्राम। इडियोग्राम यहाँ पे आई होगा ई की जगह पे। तो इडियोग्राम और कैरियोटाइप के बीच में क्या डिफरेंस होता है कि इडियोग्राम जो होता है वो स्कीमेटिक डायग्राम होता है। कैरियोटाइप, अब ये कैरियोटाइप का ही जो होता है एक स्कीमेटिक डायग्राम होता है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, ये स्कीमेटिक है, ये एक्चुअल नहीं है, पर उसी के स्कीम को ये डिपिक्ट करता है, वही आपका ये इडियोग्राम है, ठीक। अब हिस्टोग्राम क्या, ये अलग चीज है। स्टैट वगैरह जब आप पढ़ते हैं तो आप वहां पे आपको हिस्टोग्राम बताया जाता है। तो ये ग्राफिकल डिस्प्ले है डेटा को शो करने का, तो ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कैरियोटाइप। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। डीएनए कैन बी बेस्ट स्टेन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है डीएनए को आप किससे जो है स्टेन करते हैं? बेसिक डाई से, स्लाइटली एसिडिक डाई से, हाईली एसिडिक डाई से, या न्यूट्रल डाई से। तो आपको पता होना चाहिए डीएनए क्या होता है। डीएनए एसिडिक नेचर का होता है, इसलिए इसको न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है, ठीक। मतलब निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इसको एसिडिक बोलते हैं। अब जो बेसिक डाइज होते हैं ये कैटायनिक होते हैं, मतलब पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। दे रिएक्ट विद द डीएनए बिकॉज दे आर पॉजिटिवली चार्ज। सो यहाँ पे हम बेसिक डाई का यूज करते हैं, ठीक। जिससे कि जो हमारा मटेरियल है डीएनए वो नेगेटिवली चार्ज है। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ, जो होगा आपका बेसिक डाई। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कह रहा है एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग हैवी आइसोटोप्स टू कंफर्म डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल वर कैरीड आउट बाय। कह रहा है कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है, ये शो करने के लिए आइसोटोप्स का यूज किसने किया था? वॉटसन एंड क्रिक ने, हर्शे एंड चेज ने, मिचेल्सन एंड स्टाल ने, या ग्रिफिथ एंड अवेरी ने? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? बी, हर्शे एंड चेज ने। अगर हम सारी जो ऑप्शंस है उसकी डिस्कवरी जो भी है, जो ऑप्शंस में दिए गए हैं, उनके मेन हम अगर वर्ड्स को देखें तो वॉटसन एंड क्रिक ने को क्रेडिट जाता है, इन्होंने डिस्कवरी किया था, डीएनए के डबल हेलिक्स को बताया था। हर्शे एंड चेज ने जो इस क्वेश्चन का आंसर है, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने बताया था कि इट इज डीएनए नॉट प्रोटीन, कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है, प्रोटीन नहीं होता। इन्होंने 2 रेडियो एक्टिव एटम का यूज किया था, एक तो सल्फर एक फास्फोरस। इन्होंने सल्फर S35 यूज किया था और फास्फोरस P32 यूज किया था। सल्फर क्योंकि आपको पता है सल्फर कुछ अमीनो एसिड्स में होते हैं, तो अमीनो एसिड्स ही मिलके प्रोटीन्स बनाते हैं, तो सल्फर वहां पे जाके प्रोटीन में वो करेगा, ऐड होता है, और फास्फोरस डीएनए में पाया जाता है। तो ये रेडियो एक्टिव फास्फोरस कहाँ पे होगा? डीएनए में होगा, ठीक। अब मिचेल्सन स्टाल की बात कर लें तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, कौन सा? कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, जहाँ पे उन्होंने नाइट्रोजन के आइसोटोप से ये किया था। अगर ग्रिफिथ और अवेरी का देख लें तो इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है बैक्टीरिया में, इसकी डिस्कवरी किया था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? हर्शे एंड चेज। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। बस स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि आरएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। मोस्ट सेलुलर आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। बोथ डबल एंड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए आर प्रेजेंट इन इक्वल अमाउंट। तो देखिए ए वाला ऑप्शन तो गलत है, आरएनए डबल स्टैंडर्ड नहीं होता है। बी वाला ऑप्शन आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड, आप ये सोच सकते हैं इसका ऑप्शन लगाने के लिए। डी जैसे है बोथ डबल एंड सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए आर प्रेजेंट इन इक्वल अमाउंट, तो ये भी गलत है।
अब बी और सी में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड और मोस्ट सेलुलर आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड। देखिए सारे के सारे आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं होते हैं। आरएनए इज नॉट ऑलवेज सिंगल स्ट्रैंडेड एज double stranded RNA is generated in host cell during the replication of most of the viruses. Therefore, most cellular RNA is single stranded. ये कहना ज्यादा सही रहेगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका ये करेक्ट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। RNA can be specifically radio labeled by feeding the cell with radioactive। कह रहा अगर आपको RNA को ही स्पेसिफिकली जो है रेडियो लेबल करना है तो आप सेल को क्या फीड कराएंगे, कौन सा रेडियो एक्टिव, क्या एडेनिन, गुआनोसिन, थायमिन या यूरिडिन। तो देखिए अगर आपको आरएनए ही लेबल्ड करना है, स्पेसिफिकली का मतलब केवल आरएनए हो, डीएनए ना हो, तो दैट मीन्स आपको कुछ ऐसा रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज करना पड़ेगा जो डीएनए में इनकॉर्पोरेट ना होता हो। तो आरएनए में आपको पता है कि यूरिडिन जो है वो पाया जाता है। अगर आप उसको रेडियो एक्टिव यूरिडिन जो है फीड कराएंगे तो आरएनए ही लेबल्ड होगा, क्योंकि यूरिडिन जो है केवल आरएनए में पाया जाता है। अब देखिए यूरेसिल भी यहाँ पे लिखा मतलब लिखा जाना चाहिए था, पर यहाँ पे यूरिडिन दिया है तो कोई बात नहीं है। आपको जानना चाहिए कि जैसे पहले बात तो बेसिस हो गए, जैसे प्यूरिन बेसिस आपको पता है, एडेनिन, ग्वानिन, पिरिमिडीन, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल हो गए, तो एडेनिन बेसिस हो गए, ये पिरिमिडीन बेसिस हो गए। जब ये न्यूक्लियोसाइड होता है, मतलब जब ये बेसिस शुगर के साथ जुड़ते हैं तो एडेनिन क्या होता है, एडेनोसिन होता है। अगर शुगर क्या है, राइबोस शुगर, अगर डीऑक्सी राइबोस शुगर है तो क्या होगा, डीऑक्सी एडेनोसिन। ऐसे ही गुआनोसिन होता है और डीऑक्सी गुआनोसिन होता है। पिरिमिडीन की बात करें तो साइटोसिन अगर पेंटोस शुगर के साथ जुड़ेगा तो साइटिडीन होता है, और डीऑक्सी राइबोस शुगर के साथ जुड़ता है तो डीऑक्सीसाइटिडीन, थायमिडीन। तो ऐसे यूरिडीन क्या है, यहाँ पे जो दिया है ये न्यूक्लियोसाइड है, यही आपका न्यूक्लियोटाइड में भी कन्वर्ट हो जाता है जब फॉस्फेट भी जुड़ जाता है, तो एडेनोसिन से एडेनिलेट हो जाता है, डीऑक्सीएडेनोसिन से डीऑक्सीएडेनिलेट। ऐसे सारे के सारे होते हैं, आरएनए में पाया जाता है, डीएनए में पाया जाता है, आरएनए में पाया जाता है, डीएनए में पाया जाता है। ये सारी चीजें आपको देखना है, याद करना है, क्योंकि अगर इसमें से कोई भी टर्म दे दे, साइटिडिलेट अगर आपसे बोल दे ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोटाइड है, क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो बेस केवल रहते हैं, बेस में जहां शुगर जुड़ा, कौन सा शुगर, राइबोस शुगर या डीऑक्सी राइबोस शुगर, उसके बेसिस पे नेमिंग। फिर अगर फॉस्फेट जुड़ गया तो वो न्यूक्लियोटाइड का नेमिंग क्या है, ये आपको याद रखना चाहिए। तो ऐसे यूरिडीन क्या है, यूरिडीन आपका न्यूक्लियोसाइड है, दैट मींस यूरेसिल प्लस पेंटोस शुगर इज यूरिडीन, क्योंकि यूरिडीन डीएनए में होता नहीं, इसलिए यहाँ पे डीऑक्सी यूरिडीन नहीं लिखा है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्रोमोसोम इज नोन एज, कह रहा है जो हम क्रोमोसोम का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं इन ऑप्शन में से कौन है। तो अगर आप देखेंगे होलोटाइप, सिनटाइप, पैराटाइप, इडियोटाइप में से जो होलोटाइप, सिनटाइप, पैराटाइप है, ये आपका हर्बेरियम जब आप पढ़ते हैं, हर्बेरियम टैक्सोनॉमी में, तो उससे रिलेटेड है। मैंने आप उस पर वीडियो भी बनाया, अगर आप सर्च करेंगे इस चैनल पे होलोटाइप, सिनटाइप डाल के तो वो भी आ जाएगा। तो होलोटाइप, सिनटाइप, पैराटाइप किससे एसोसिएटेड है, ये टैक्सोनॉमी से एसोसिएटेड है। इसमें से एक ही जो है आपका डी इडियोटाइप, ये आपका रिलेशनशिप है इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से। तो इडियोटाइप क्या है, द कैरोटाइप ऑफ अ स्पीशीज में बी रिप्रेजेंटेड डायग्रामेटिकली showing all the morphological features of a chromosome. Such a diagram is known as idiotype. तो idiotype ही इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। The constriction on the chromosome is known as, कह रहा है क्रोमोसोम आपका स्ट्रक्चर देखते हैं तो जो यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन होता है वो क्या होता है, सेंट्रोमियर होता है, क्रोमोनीमा होता है, सेंट्रोजोम होता है या सेंट्रियोल। करेक्ट आंसर क्या है इसका, सेंट्रोमियर। कैसे, अब देखिए जो सेंट्रोमियर होता है ये स्पेशलाइज्ड डीएनए सीक्वेंस होता है क्रोमोसोम पे, जहां पे ये लिंक क्या करता है, सिस्टर क्रोमैटिड का। रेप्लिकेशन के बाद जो आपको क्रोमोसोम एक्स टाइप का दिखता है, तो एक्स क्या है, वो एक पार्ट इधर एक पार्ट, दो सिस्टर क्रोमैटिड एक जगह पे जुड़े हुए होते हैं, वो रीजन सेंट्रोमियर होता है। ठीक, वही वो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। अब क्रोमोनीमा क्या है आपका, क्रोमोनीमा एक क्वाइल्ड फिलामेंटस कोर होता है क्रोमैटिड का ही, ठीक है, अंदर अंदर। अब सेंट्रोमियर, सेंट्रोसोम क्या है, सेंट्रोमियर एक सेलुलर ऑर्गेनेल में आता है जो कि दो सेंट्रियोल से मिलकर बना हुआ होता है और पेरिसेंट्रियोल मटेरियल होता है। ठीक, और ये बहुत सारे सेलुलर के फंक्शंस में वो रहते हैं, जैसे सेंसरी रिसेप्शन में, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस में हेल्प करते हैं सेंट्रोसोम। ठीक है,
या MTOC पढ़ा होगा आप प्लांट में, वहां पे सेंट्रियोल नहीं पाए जाते। तो एनिमल्स में सेंट्रियोल होता है, ठीक, तो वहां पे उसको सेंट्रोसोम बोलते हैं। बाकी प्लांट्स में क्या होता है, MTOC होता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, द फंक्शन ऑफ टेलोमियर इज, कह रहा है टेलोमियर का फंक्शन क्या होता है, टू स्टॉप ट्रांसक्रिप्शन, टू इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। तो आप देखेंगे टेलोमियर का रिलेशनशिप ट्रांसक्रिप्शन से है ही नहीं, ना तो ये इनिशिएट करता है ट्रांसक्रिप्शन, ना तो ये स्टॉप करता है। CD पे आते हैं, टू सेपरेट क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन, टू मेंटेन इंडिविजुअलिटी ऑफ क्रोमोसोम। तो ये सेल डिवीजन में क्रोमोसोम को सेपरेट करने में भी हेल्प नहीं करते हैं। तो बचा आपको ऑप्शन नंबर डी, ये जो है क्रोमोसोम का इंडिविजुअलिटी जो है मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, ठीक, ताकि जो है इसके एंड जो है आपस में एक दूसरे से चिपक ना जाए और वो इंडिविजुअल ही रहे, ठीक है। तो टेलोमियर्स का होना इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ DNA विथ 23 बेस पेयर इज, कह रहा है अगर DNA का लेंथ 23 बेस पेयर्स है तो उसका लेंथ कितना होगा। तो देखिए आपको पढ़ाया गया होगा कि 10 बेस पेयर का जो एक पिच होता है उसका लेंथ कितना होता है, 34 एंगस्ट्रॉम होता है, पर यहाँ पे 23 बेस पेयर का दिया है। तो इसके लिए आपके पास नॉलेज क्या होना चाहिए कि एक बेस पेयर, 2 बेस पेयर के बीच का लेंथ कितना होता है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, 1 बेस पेयर जो होता है वो उनके बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 23 से। तो आपको पता है कि 2 बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस होता है कितना होता है, 3.4 एंगस्ट्रॉम, और उसको फिर 23 से गुणा कर देंगे आप, तो आपका कितना निकलेगा, 78.2 एंगस्ट्रॉम होगा। और अगर आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर यहाँ पे यूनिट आप नैनोमीटर लेंगे तो 2 बेस पेयर के बीच का दूरी जो होता है कितना होता है, 0.34 नैनोमीटर। तो अगर आप 23 को 0.34 से करेंगे तो आपको आएगा 7.82 नैनोमीटर। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए 78 पॉइंट जो है, आप सब में 78 है, तो 78 किस में आएगा, अगर आपका यूनिट एंगस्ट्रॉम में हो तो यहाँ पे 78.2 आएगा एंगस्ट्रॉम। ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक। एक बेस पेयर का लेंथ उसको इससे आपको 23 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका 78 आएगा। क्योंकि यहाँ पे यूनिट नहीं दिया है कि आप किस में मेजर कर रहे हैं, तो अगर आप नैनोमीटर में भी निकालना चाहेंगे तो 23 को इसको नैनोमीटर वाले से गुणा करेंगे इसका, तो 7.82 आएगा। पर यहाँ पे 7.82 दिया नहीं है, इसलिए हम एंगस्ट्रॉम वाले के साथ जाएंगे, ठीक। तो ये था आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पहला पार्ट खत्म हुआ। इसमें हमने 10 क्वेश्चन जो है कवर किए। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है पार्ट 2 लेकर आएंगे, जहाँ पे और हम 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे डिटेल में। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी थोड़ा सा टेढ़ा है ये, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको याद रखना है रिलेशनशिप एक दूसरे के बीच में। तो देखते रहिए मास्टर्स ऑफ बॉटनी, हम जल्द ही अगला भी पार्ट लेके आएंगे। ओके, पढ़ते रहिए और ख्याल रखिए अपना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।